हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कर रहे थे। 2021, 22, 23, 24 का जो पूरा सॉल्यूशन है प्रीलिम्स का वो हमने कंप्लीट कर लिया है। 2020 का जो सॉल्यूशन है उसका हमने 28 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। उससे आगे एक क्वेश्चन हम इस वाले सेशन में देखेंगे। ये सॉल्यूशन एसएससी जेई मेंस एग्ज़ाम और जो आपके स्टेट के असिस्टेंट इंजीनियर के एसडीओ के एग्ज़ाम है और जो जेई के एग्ज़ाम है उन सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। इस सॉल्यूशन के बाद जितने भी इसके इंजीनियरिंग सर्विस के क्वेश्चन हैं जो हमारे सब सिलेबस के अकॉर्डिंग है उन सब को आप इजीली सोल्व कर पाओगे। तो आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और जो इसकी पीडीएफ है, अब तक जितने भी हमने सॉल्यूशन करे हैं उन सभी की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल के ऊपर है। जो चैनल का डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर चैनल का लिंक दिया हुआ है, सिविल इंजीनियर्स डिस्कशन करके, तो उसको आप ज्वाइन कर लेना। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन, ए बीम ऑफ द यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन सिंपली सपोर्टेड एट एंड कैरी ए कंसंट्रेटेड लोड डब्ल्यू एट द मिड स्पैन। सिंपली सपोर्टेड बीम दे रखी है जिसके बीच में कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है डब्ल्यू। इफ एंड ऑफ द बीम आर फिक्स एंड ओनली लोड पी इज अप्लाइड एट द मिड स्पैन सच दैट द डिफ्लेक्शन एट द सेंटर रिमेन द सेम, द वैल्यू ऑफ लोड पी विल बी। तो क्या बुझ रखे है इस क्वेश्चन में, भाई सिंपली सपोर्टेड बीम थी, उसके ऊपर पॉइंट लोड लगने लग रहा है डब्ल्यू का। तो जितना डिफ्लेक्शन उस सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर होगा उतना ही डिफ्लेक्शन हमारी फिक्स बीम के अंदर होगा। जब उसके ऊपर हमने पी वाला लोड लगाया तो पी की वैल्यू कितनी होगी। वैसे तो सिलेबस के अंदर जो फिक्स बीम है वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिक्स बीम के ऊपर पॉइंट लोड जब लगता है तो उसका जो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है ये फॉर्मूला अपने को याद रहता है। तो इस वजह से इस वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं, वरना फिक्स बीम वाला जो पार्ट है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो दोस्तों जो फिक्स बीम होती है और उसके ऊपर कंसंट्रेटेड लोड लगता है तो उसके अंदर डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला किसके बराबर होएगा, 1/4 ऑफ दी सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम में डिफ्लेक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, WL3/48EI। क्या होता है WL3/48EI। ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जो आपको पता होंगे। भाई सिंपली सपोर्टेड बीम में पॉइंट लोड की वजह डिफ्लेक्शन कितना होता है, WL3/48I। और जो फिक्स बीम होती है उसके अंदर हम याद करते हैं 1/4 हो जाता है किसका, ये WL3/48EI। तो याद करने में हमें आसानी होती है। तो ये वाला फॉर्मूला हमारे पास डिराइव होकर आ जाता है WL3/192EI। अब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये दोनों आपस में क्या इक्वल हैं, तो इन दोनों को आपस में आपको इक्वेट करवाना है। भाई सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए क्या हो गया, ये वाला फॉर्मूला हो गया, फिक्स बीम के लिए ये वाला हो गया। आपको W2 की वैल्यू निकालनी है तो W2 किसके बराबर आ जाएगा, 4 टाइम W1 के। इनके बीच का आपको रिलेशन निकालना था वो हमने निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 wheel load 200 kN and 80 kN space 2 meter apart move with the span of the girder of 16 meter। तो इस वाले क्वेश्चन को भी छोड़ दो, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम वगैरह, भाई मूविंग लोड वगैरह हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। इस वाले क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए। तो केवल हम वही वाले क्वेश्चन कर रहे हैं जो एसएससी जेई के लिए और स्टेट के असिस्टेंट इंजीनियर के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी फिक्स बीम है, इस वाले को भी आप छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी वगैरह निकालना, तो इसको भी आप छोड़ दीजिए। ये भी फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन, इसको भी छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक केबल दी हुई है, उसके ऊपर 10 kN/m का लोड लगने लग रहा है हॉरिजॉन्टल स्पैन के ऊपर। 100 मीटर दूर है वो केबल, उसके जो दो सपोर्ट है, सेंटर पे 8 मीटर का डिप आता है। रेस ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट टेंशन इन दी केबल, तो इस वाले को भी रहने दीजिए, ये भी सिलेबस में नहीं है। वैसे तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके सिलेबस के ही आएंगे, बाकी बीच में इक्का दुक्का क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे इसमें एक साथ इकट्ठे आ गए तो ये मत सोचना हम कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। क्वेश्चन केवल वहीं करेंगे जो हमारे करने के लिए इंपॉर्टेंट होगा और हमारे के लिए रेलिवेंट होगा। बेफालतू के क्वेश्चन नहीं करने अपने को। तो 36 नंबर क्वेश्चन, इसके अंदर भी टेंशन वगैरह से रिलेटेड है, तो इस वाले क्वेश्चन को भी आप छोड़ दो। भाई केबल है, उसके अंदर टेंशन कितना होएगा डिप वगैरह के हिसाब से, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टाई बार 50 × 800 mm इज टू कैरी ए लोड ऑफ 80 kN। भाई एक टेंशन मेंबर है, टाई बार मतलब एक टेंशन का मेंबर है, उसका क्रॉस सेक्शन आपको दिया हुआ है, 80 kN का लोड उसके ऊपर हम लगाने वाले हैं। ए स्पेसिमन ऑफ द सेम क्वालिटी स्टील ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया इज 250 mm²। कोई और हमारा स्पेसिमन है, सेम क्वालिटी की स्टील हमने यूज करी जिसका 250 mm² क्रॉस सेक्शन एरिया है, उसके ऊपर मैक्सिमम लोड कितना लगेगा, 125 kN वो ले सकता है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या रहेगी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होती है, भाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है वो मैक्सिमम कितना लोड ले सकता है, वो मैक्सिमम कितना लोड ले सकता है डिवाइड बाय हमने उस पर लगाया कितना है, ठीक है, डिवाइड बाय एक्चुअल में हमने कितना लगाया है।
अब इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, कोई स्पेसिमन है, भाई आपने टेस्टिंग वगैरह कर रहे हो तो स्पेसिमन यूज वर्ड किया हुआ है। स्पेसिमन है 250 mm², कितना लोड ले रहा है 125 का। तो जो 250 का सेक्शन है वो कितना लोड ले रहा है 125 का। तो उस हिसाब से जो हमारा टाई बार है कितने का 400 mm का, 50 हटे 400 mm² का, वो कितना लोड ले सकता है, वो लोड ले पाएगा भाई 250 का 125 लेने लग रहा है तो 400 वाला कितना लोड ले लेगा, ये 200 का लोड ले लेगा। ये 400 वाला कितने का लोड ले लेगा 200 का, और हम लगा कितने का रहे हैं केवल 80 का। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसकी कितनी हो गई भाई, मैक्सिमम से मैक्सिमम 200 लग सकता था, हम लगा रहे हैं 80 का। तो क्या आ गया ये 4 दूनी 8, 4 पंजे, ये आ जाएगा 2.5। फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपकी कितनी आ गई 2.5। आप या तो इसको लोड के हिसाब से निकाल लो या फिर प्रेशर के हिसाब से निकाल लो, तो चीज़ तो एक ही है। भाई हमने क्या निकाल लिया, जो हमारा टाई बार है 50 × 8 यानी कि 400 mm² जिसका एरिया है वो कितना लोड ले सकता है, अधिक से अधिक 200 का लोड ले सकता है। और उसके ऊपर हम लगा कितने का रहे हैं 80 kN का। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी हो गई भाई, लग कितने का सकता 200, लगा कितने का रहे हैं 80, 2.5 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर स्ट्रेस के टर्म में कन्वर्ट करके निकालना चाहो तो वैसे भी निकाल सकते हो, दोनों एक ही चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंगर कनेक्शंस आर मेड व्हेन, हैंगर कनेक्शन हम कम बढ़ाएंगे तो व्हेन बीम एज वेल एज गर्डर इज मीटिंग एट डिफरेंट लेवल, बीम और गर्डर अलग अलग लेवल के ऊपर आपस में मीट करेंगे तो उनको कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो क्लियर एंगल्स वगैरह होते हैं उनकी हेल्प से उनको आपस में इंटर कनेक्ट कर देते हैं। तो हैंगर कनेक्शन तब यूज करते हैं। सिलेबस का पार्ट नहीं है, इतना सीरियस मत लेना इसको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो आपने देख रखा होगा, अगर 4-5 बार कर रखा होगा तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाता होगा कि भाई क्या सिलेबस में और क्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्प्लाइसिंग ऑफ ए कॉलम बिकम नेसेसरी व्हेन, तो स्प्लाइसिंग हम कॉलम की कब करते हैं, जब कॉलम की हमें लेंथ इंक्रीज़ करनी होती है। कॉलम की स्प्लाइसिंग हम कब करते हैं, जब उसकी लेंथ इंक्रीज़ करनी होती है। जैसे एक कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है, अब यहाँ पे हमने स्प्लाइस प्लेट लगा के इसको आपस में कनेक्ट कर दिया। तो जब हमारे पास लेंथ कम होती है तब हम स्प्लाइस प्लेट की यूज करके लेंथ इंक्रीज़ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टाई बार दे रखा है 80 kN का लोड है, कोई स्पेसिमन है सेम क्वालिटी स्टील का जिसका 250 mm² एरिया है, मैक्सिमम लोड कैरिड बाय द स्पेसिमन इतना है, तो गोज लेंथ कितनी होगी। तो गोज लेंथ का फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, तो ये फॉर्मूला होता है 5.65 √A0। और ये किस चीज़ की क्या होती है गोज लेंथ, भाई आप टेंसाइल टेस्ट करते हो ना, आप कौन सा टेस्ट करते हो, टेंसाइल टेस्ट करते हो स्टील के ऊपर। तो भाई जो सरिया लोगे आप, सरिया लोगे या जो भी चीज़ है उसकी लेंथ कितनी लोगे, जो इसकी लेंथ कितनी लोगे, तो वो आप कैसे निकालोगे 5.65 √A0। सीधा साधा फॉर्मूला है, तो इसको आप देख सकते हो, ज़्यादा इसी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 5.65 √A0। भाई उसका एरिया कितना है, mm के अंदर लेना सब कुछ, mm के अंदर ही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेंथ ऑफ ए कॉलम डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इम्परफेक्शन, जो कॉलम की स्ट्रेंथ होती है इनमें से कौन सी जो इम्परफेक्शन होती है यानी खराबी होती है उनके ऊपर डिपेंड करती है। तो पहली चीज़ मटेरियल आइसोट्रोपिक और होमोजीनियस हो, तो भाई ये कोई ख़राबी थोड़ी ना, ये तो अच्छी बात है भाई, होमोजीनियस आइसोट्रोपिक मटेरियल है, तो पहली स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। दूसरी ज्योमेट्रिक वेरिएशन, तो भाई अगर टेढ़ा मेढ़ा कॉलम होगा उसमें ज्योमेट्रिक कुछ वेरिएशन है तो उसके ऊपर उसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी। इसेंट्रिसिटी ऑफ लोड, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी, भाई आपने लोड बिल्कुल सीधा लगाने के बजाय टेढ़ा करके लगा दिया, भाई कुछ डिस्टेंस के ऊपर लगा दिया, उसके सेंटर जो क्रॉस सेक्शन का सेंटर है तो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी। हमें केवल इम्परफेक्शन लेनी थी, इस वजह से हमने पहला स्टेटमेंट नहीं ली। दूसरी और तीसरी इम्परफेक्शन यानी कि खराबियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फेलियर ओकर इन द बीम कॉलम कनेक्शन, जो बीम और कॉलम का कनेक्शन होता है उसके अंदर कौन कौन से टाइप का फेलियर आपको देखने को मिल सकता है। तो फेलियर बाय द लेटरल टॉर्जनल बकलिंग, लेटरल टॉर्जनल बकलिंग में फेल हो सकता है। दूसरी स्टेटमेंट, कंबाइन इनस्टेबिलिटी इन बोथ द प्रिंसिपल डायरेक्शन, तो इस वजह से फेल नहीं होता, टॉर्जन में होएगा, बेंडिंग में होएगा, ट्विस्टिंग के अंदर होएगा। तो तीसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फेलियर बाय द ट्विस्टिंग एंड बेंडिंग ऑन द टॉर्जनल वीक सेक्शन, तो इस वजह से हो सकता है, ट्विस्टिंग और बेंडिंग की वजह से हो सकता है। तो पहली, तीसरी और चौथी इनकी वजह से हो सकता है। किस किस वजह से फेल होता है, भाई एक्सियल कंप्रेशन हो जाए, बेंडिंग हो जाए एक एक्सिस के अबाउट, ये नहीं है कि भाई दोनों प्रिंसिपल प्लेन के अबाउट फेल होएगा, तो इस वजह से वो वाली स्टेटमेंट गलत थी। ये बस याद करने वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा समझने वाला है नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये फिर क्वेश्चन हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। अब ये वाली चीज़ें हम नहीं पढ़ते ना, स्टेट जेई के लिए, एई के और एसएससी जेई के लिए, तो इसको आप छोड़ दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस वाले को भी रहने दो। 45 नंबर क्वेश्चन, ये भी सिलेबस में नहीं है, तो ये वाले फॉर्मूले आपने नहीं पढ़े होंगे ना कभी, तो ये हमारे एसएससी के सिलेबस के अंदर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन बीम कॉलम और इसेंट्रिक लोडेड कॉलम एन इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस इन कंप्रेशन एफसीसी। तो इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस इन कंप्रेशन यूलर ने हमें फॉर्मूला बताया था, इसके किसके बराबर होता है, पाई स्क्वायर EI डिवाइड बाई लैम्डा स्क्वायर। इसको आप और कैसे लिख सकते हो, ओ सॉरी ये मैंने गलत बता दिया, पाई स्क्वायर EI डिवाइड बाई इफेक्टिव लेंथ का स्क्वायर। और अगर इसे हम स्ट्रेस की टर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पाई स्क्वायर E डिवाइड बाई लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, अगर केवल लोड बताना होता तो कैसे निकालते, पाई स्क्वायर EI डिवाइड बाई L स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, बी ऑप्शन, पाई स्क्वायर E डिवाइड बाई लैम्डा स्क्वायर। हमें केवल स्ट्रेस बतानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्क्वायर ऑफ द साइड ए इज प्लेस सच दैट इट्स डायगोनल इज ओरिजोनटल। भाई जो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है वो ऐसे रख दिया, डायगोनल उसका ओरिजोनटल हो गया। शेप फैक्टर क्या होगा इसका। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, क्योंकि शेप फैक्टर के कुछ क्वेश्चन स्टील वाला जो आप चैप्टर पढ़ोगे ना उसके अंदर देखना आप, आपको मिल जाएंगे इसके क्वेश्चन। तो ये शेप फैक्टर होता है, ये किसके इक्वल होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। शेप फैक्टर होता है प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस डिवाइड बाई इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। किसके इक्वल होएगा, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस डिवाइड बाई इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। ये किसका फॉर्मूला होता है, शेप फैक्टर का। और जो इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस है वो तो आपको निकालना ही आता है। इलास्टिक वाला आप कैसे निकालते हो, I डिवाइड बाई वाई, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाई मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम दी न्यूट्रल एक्सिस, I बाई वाई। और प्लास्टिक वाला कैसे निकाल लोगे, प्लास्टिक वाला हम निकालते हैं A/2, यानी कि जो इसका हाफ एरिया है, ब्रैकेट में y1 प्लस y2। अब ये y1 और y2 क्या होते हैं, y1 होता है इसका, भाई जो न्यूट्रल एक्सिस आपने करी है ना, न्यूट्रल एक्सिस नहीं बोलते इसमें बोलते हैं एक्सिस ऑफ इक्वल एरिया। क्या बोलते हैं इसको, एक्सिस ऑफ इक्वल एरिया। उस एक्सिस के ऊपर जो भी एरिया है उसका सेंट्रोइड कितनी दूरी पे है, वो आपका हो गया y1। और उससे नीचे वाला जो एरिया है उसका सेंट्रोइड कितनी दूरी पे, वो हो गया आपका y2। तो इससे हम क्या निकालते हैं, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। तो फॉर्मूले में पुट करोगे, स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया किसके बराबर होएगा भाई, साइड के स्क्वायर के, यानी कि ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2, वो आपने इसका एरिया लिख दिया। फिर आते हैं y1 और y2 के ऊपर। y1 क्या आएगा भाई, जो ये लाइन आपको दिख रही है बीच वाली, इसको चलो न्यूट्रल एक्सिस बोल देते हैं, बाकी इस लाइन को क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ इक्वल एरिया। इस लाइन के ऊपर जो एरिया है उसका सेंट्रोइड कहाँ पे होएगा, ट्रायंगल का सेंट्रोइड बताओ आप कहाँ पे होता है। ट्रायंगल का सेंट्रोइड होता है ये h/3 पे। ट्रायंगल का सेंट्रोइड कहाँ होगा, h/3 फ्रॉम दी, भाई जो बड़े वाली साइड यानी कि जो नीचे लेटी हुई लाइन है उससे h/3 पे। अब इसकी हाइट कितनी होएगी, हाइट भी आप इजीली निकाल सकते हो। ये आपको ट्रायंगल दिया हुआ, तो इस ट्रायंगल नहीं मतलब रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है वो किसके बराबर होता है, √2a। इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, तो ये वाली हाइट आ जाएगी हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो ये क्या आ गया, इसका सेंट्रोइड आ गया, यानी कि y1 आ गया, यानी क्या आ गया, y1 आ गया। y1 आपका ये आ गया, यानी कि a/√2। ठीक है, ये y1 आ गया, y2 की भी सेम वैल्यू रहेगी। a/2 किसके बराबर होगा, a/2 होगा a स्क्वायर बाय 2k। भाई स्क्वायर का एरिया किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर के, उसका आधा किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर बाय 2k। इसके अंदर आप पुट करोगे तो प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस आपका कितना आ जाएगा, a³ डिवाइड बाय 3√2। और आपको इलास्टिक वाला तो आपने बहुत बार निकाल ही रखा है, इलास्टिक वाला क्या होता है, I/y। ये लेटा हुआ जो स्क्वायर होता है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो सेम वही वैल्यू होती है इसकी, a⁴ डिवाइड बाय 12। क्या, a⁴ डिवाइड बाय 12। इस वाले का और इस वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है। ठीक है, और y मैक्सिमम क्या हो जाएगा, y मैक्सिमम वही हो जाएगा भाई जो हमने इसकी हाइट निकाली थी, a/√2। a/√2 ये इलास्टिक वाला निकाल लिया। शेप फैक्टर क्या होता है भाई, प्लास्टिक अपॉन इलास्टिक, ये आंसर आ जाएगा आपका 2। वैसे याद कर सकते हो भाई, लेटा हुआ जो रेक्टेंगल है उसका शेप फैक्टर किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। सिंपल वाला जो स्क्वायर होता है उसका हम 1.5 लेते हैं,
और सर्कल का 1.7 लेते हैं। तो ये आपको याद होने चाहिए सारे, बाकी इसमें हमने डेरिवेशन देख लिया, कोई दिक्कत वाली बात आपको आएगी नहीं अगर पेपर में आ जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है भाई। फुल्ली प्लास्टिक मूवमेंट का जो एनालिसिस करते हैं उसमें क्या क्या एजम्पशन लेते हैं हम, तो ये चीज़ें तो हम पढ़ते ही नहीं है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। सही ऑप्शन क्या है, मटेरियल होमोजेनियस होना चाहिए, आइसोट्रोपिक होना चाहिए, इलास्टिक और प्लास्टिक स्टेट दोनों के अंदर। प्लास्टिक मूवमेंट का जो एनालिसिस करेंगे उसमें क्या एजम्पशन है भाई, मटेरियल हमारा होमोजेनियस आइसोट्रोपिक रहेगा, इलास्टिक और प्लास्टिक दोनों रीजन के अंदर। अगला क्वेश्चन, IS 456 के हिसाब से क्रैकिंग ऑफ कंक्रीट इन द टेंशन जोन कैन नॉट बी अवॉइडेड बट कैन बी लिमिटेड बाय। जो कंक्रीट होती है टेंशन जोन के अंदर वो क्रैक होके ही रहती है, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन उसको हम लिमिटेड कर देते हैं भाई। कंक्रीट बहुत ज़्यादा क्रैक ना आए टेंशन रीजन के अंदर, कैसे करेंगे हम भाई, स्टील को प्रोवाइड कर देते हैं वहाँ पे। एडहेरिंग टू द कोडल प्रोविजन ऑफ द मिनिमम स्टील एरिया, वहाँ पे हम स्टील को प्रोवाइड करेंगे टेंशन रीजन के अंदर, तो पहली सही बात है। दूसरी स्टेटमेंट, प्रॉपर एंड प्रोलॉन्ग क्यूरिंग ऑफ द कंक्रीट, भाई कंक्रीट की आप प्रॉपर क्यूरिंग करवाओगे उसमें क्रैक वगैरह ना आए, तो दूसरी स्टेटमेंट भी सही है। क्यूरिंग यानी कि तराई करवाओगे आप उसकी। फिर तीसरी स्टेटमेंट, वाटर सीमेंट रेशो आप बढ़ा दोगे, भाई वाटर का कंटेंट आपने बढ़ा दिया तो क्रैकिंग का खतरा उससे इंक्रीज हो जाता है, अगर वाटर बढ़ेगा तो क्रैकिंग का खतरा ज़्यादा हो जाएगा। तीसरी स्टेटमेंट गलत है, पहली दूसरी सही है। अगली स्टेटमेंट, आपको यूलर थ्योरी के रिलेटेड जो एजम्पशन है वो बताने हैं। यूलर थ्योरी ने क्या दिया था अपने को, क्रिटिकल स्ट्रेस दिए थे या भाई बकलिंग लोड वगैरह कुछ कह लो उसको, तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सेक्शन ऑफ द कॉलम इज यूनिफॉर्म, यूलर ने कौन सा सेक्शन लिया था, प्रिज्मेटिक सेक्शन लिया था भाई, सेम क्रॉस सेक्शन रहेगा पूरे कॉलम का, तो पहली स्टेटमेंट सही है। दूसरी देखते हैं, लेंथ ऑफ द कॉलम इज़ वेरी लार्ज कंपेयर टू द लेटरल डायमेंशन, ये वाली भी सही है भाई, लेंथ उसकी ज़्यादा रहेगी। हमने कौन सा सेक्शन लिया था, सिलेंडर सेक्शन लिया था। हमने कौन सा सेक्शन लिया था, सिलेंडर सेक्शन। सिलेंडर यानी कि जो पतला हो काफ़ी भाई, उसकी लंबाई ज़्यादा और क्रॉस सेक्शन कम हो। जैसे आपका पेन का सिक्का हो गया, ठीक है, तो पेन का सिक्का क्या होता है, जो वही लंबाई उसकी ज़्यादा होती है, क्रॉस सेक्शन कम होता है, तो दूसरी स्टेटमेंट भी सही है। तीसरी स्टेटमेंट देखते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेस इज लार्ज कंपेयर टू द बेंडिंग स्ट्रेस, तो तीसरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है इसमें। क्यों गलत हो जाती है भाई, डायरेक्ट स्ट्रेस यूलर के अंदर हमने क्या एज्यूम किया था, कम होता है, क्या होता है, कम होता है। और वो कम क्यों होता है भाई, जो पेन का सिक्का होता है अगर आप उसके ऊपर लोड लगाओगे तो भाई डायरेक्ट स्ट्रेस आने से पहले वो तो मुड़ ही जाएगा, बेंडिंग हो जाएगी उसके अंदर, बकलिंग हो जाएगी, तो ये स्टेटमेंट गलत है, डायरेक्ट स्ट्रेसेस कम होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेक्टेंगुलर बीम दे रखी है आपको 200 बाई 300 की, लिमिट स्टेट शियर है, उसके ऊपर 80 किलो न्यूटन का लगने लग रहा है, टॉर्जनल मूवमेंट है 6 किलो न्यूटन का। इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ द शियर विल बी, तो इक्विवेलेंट शियर स्ट्रेस किसके बराबर होता है, तो बेसिक फार्मूला जो आपने पढ़ा होगा भाई, इक्विवेलेंट जो शियर स्ट्रेस होता है वो किसके बराबर होता है, नॉमिनल शियर स्ट्रेस, क्या नॉमिनल शियर स्ट्रेस प्लस 1.6 TU डिवाइड बाई बी, टी क्या होता है, टॉर्जनल मूवमेंट। तो नॉमिनल शियर स्ट्रेस आपको दे रखा है 80 और टॉर्जनल मूवमेंट दे रखा है 6 किलो न्यूटन का, और जो इसकी विड्थ है 200 mm, तो पुट करना है बस, वैल्यू उसकी यूनिट का ध्यान रख लेना बस, तो आंसर आ जाएगा 128 किलो न्यूटन, VU प्लस 1.6 TU बाई बी। अगला क्वेश्चन, एज पर IS 156 वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन द कंक्रीट इन द एक्सियल कंप्रेशन, तो एक्सियल कंप्रेशन के अंदर मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन की वैल्यू क्या होती है, 0.002। एक्सियल कंप्रेशन के अंदर मैक्सिमम स्ट्रेन कितना होगा कंक्रीट में, 0.002, और बैंडिंग के अंदर कितना होगा, बैंडिंग में लेते हैं हम 0.0035, और श्रिंकेज के अंदर कितना होता है, श्रिंकेज में होता है 0003, 0.0003 वो होता है श्रिंकेज में। एक्सियल कंप्रेशन में कितना होगा 0.002, और बैंडिंग में कितना होता है 0.0035। तो सारी वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए, कुछ भी आ सकती है आपके पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट एट द मिडल ऑफ द एंड स्पैन ऑफ ए कंटिन्यूअस वन वे स्लैब, तो इस वाले को रहने दो आप भाई, पूरा IS कोड का क्वेश्चन है, ये चीज़ें आप याद नहीं कर सकते भाई, बेंडिंग मोमेंट के कोफिशिएंट क्या होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर जनरल डिज़ाइन रिक्वायरमेंट ऑफ रिटेनिंग वॉल, रिटेनिंग वॉल की जनरल डिज़ाइन रिक्वायरमेंट क्या क्या है,
तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग शुड बी एटलीस्ट 1.5। जो स्लाइडिंग के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी होती है वो कितनी होती है? 1.5। तो पहली स्टेटमेंट सही है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग शुड बी एटलीस्ट 2.0। तो ये गलत है, इसके अंदर भी 1.5 आएगा। ओवरटर्निंग हो गई या स्लाइडिंग हो गई, दोनों के अंदर फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी लेते हैं? 1.5 लेते हैं। अगली स्टेटमेंट, बियरिंग प्रेशर एट टो शुड बी लेस देन द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल। भाई जो टो होता है यानी कि जो रिटेनिंग वॉल के नीचे प्रेशर होएगा वो सोइल की कैपेसिटी से कम होना चाहिए। तो ये तो भाई दिखती सी बात है, अगर सोइल की कैपेसिटी से ज़्यादा अगर प्रेशर आ जाएगा तो सोइल ही फेल ना हो जाएगी, तो वो तो कम होना ही चाहिए। तीसरी स्टेटमेंट भी सही है। चौथी स्टेटमेंट, लेंथ ऑफ द रिटेनिंग वॉल टू बी कास्ट इन वन गो शुड नॉट एक्सीड 10 मीटर अदरवाइज क्रैक में डेवलप। जो रिटेनिंग वॉल की लेंथ आप एक बारी में बनाओगे तो वो कितनी होती है? 10 मीटर से ज़्यादा हम नहीं लेते, वरना उसके अंदर क्रैक आ जाती है। तो चौथी स्टेटमेंट भी सही है। भाई अगर बहुत ज़्यादा लेंथ ले लिया आपने तो क्या होएगा? एक तरीके से मास कंक्रीटिंग कर दी तो हीट बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है, तो क्रैक आ सकती है। तो आइए आप इस कोड के प्रोविज़न देख सकते हो। फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्लाइडिंग और ओवरटर्निंग में 1.5 लेते हैं जो मिनिमम होती है, और बियरिंग कैपेसिटी वाला तो वो तो भाई दिखती सी बात है, कम ही होना चाहिए। और जो लेंथ होती है 10 मीटर से ज़्यादा हम नहीं लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन वाटर टैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इस वाले को छोड़ दो आप, वाटर टैंक वगैरह अपने को नहीं करने। और ऑप्शन भी कोई अपने को लग नहीं रहा कि भाई उस टाइप का भाई सिलेबस रेलिवेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग अ 200 mm width and 450 mm effective depth support a total uniformly distributed load of 2 lakh Newton. The nominal shear stress will be nearly, आपको एक ये बीम दे रखी है 200 बाई 450 की, ठीक है, और इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कितना है टोटल? भाई ये कितना है? 2 लाख न्यूटन है ना, यानी कि 200 किलो न्यूटन। तो मैक्सिमम शियर फोर्स कितना होगा? मैक्सिमम शियर फोर्स की फॉर्मूला क्या होता है? WL/2। और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का क्या होता है? WL²/8। जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में क्या होगा? WL/2 होगा मैक्सिमम शियर फोर्स। और W/L यानी कि टोटल लोड कितना दे रखा है? 200 किलो न्यूटन का, डिवाइड बाय 2 मैक्सिमम शियर फोर्स कितना आ जाएगा? 100 किलो न्यूटन का। और आपसे क्वेश्चन में पूछा शियर स्ट्रेस कितनी होगी? नॉमिनल शियर स्ट्रेस। तो भाई शियर फोर्स डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम, 100 किलो न्यूटन का लोड है, क्रॉस सेक्शन कितना? 200 बाय 450 का। नॉमिनल शियर स्ट्रेस आपका आ जाएगा 1.11 न्यूटन पर mm²। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना। नॉमिनल शियर स्ट्रेस किसके बराबर होता है? V डिवाइड बाई B इंटू डी। पिछले साल मेंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था एक, उसमें पता क्या पूछ रखा था? उसमें ये पूछ रखा था भाई शियर के अंदर कौन सी बीम क्रिटिकल होएगी, यानी कि भाई शियर की वजह से कौन सी बीम पे खतरा है। क्रिटिकल का मतलब भाई उस पर खतरा है, तो उसने लिख दिया भाई ऐसी बीम जिसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा कम होएगी। तो भाई डेप्थ कम होएगी तो शियर स्ट्रेस बढ़ जाएगा, तो उसके ऊपर खतरा है ना, तो इस टाइप से रिलेट करके उस चीज़ को करना था। इस वाले फॉर्मूले से पिछली बार क्वेश्चन आए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर कवर टू द रीइंफोर्समेंट। जो सरिया होता है, रीइंफोर्समेंट होती है, आप कवर प्रोवाइड करते हो, तो उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है? पहली स्टेटमेंट, रीइंफोर्समेंट शैल हैव ए मिनिमम क्लियर कवर ऑफ 20 mm और डायमीटर ऑफ सच बार विच एवरेज मोर। जो भाई मिनिमम कवर होता है 20 mm का लेंगे अब, या फिर डायमीटर जो स्टील की रीइंफोर्समेंट है उसके बराबर, तो पहली स्टेटमेंट सही है। Each end of reinforcement bar not less than 25 mm और nor less than twice the diameter of such bar। जो आपका सरिया ख़त्म होएगा, जो उसका एंड होएगा, वहाँ पे आप कितनी वो जगह छोड़ोगे? 25 mm की, या फिर ट्वाइस द डायमीटर ऑफ बार के बराबर आप कंक्रीट का कवर प्रोवाइड करोगे, तो ये वाली चीज़ भी सही है। इंक्रीज कवर थिकनेस में भी प्रोवाइडेड व्हेन एक्सपोज टू द एक्शन ऑफ हार्मफुल केमिकल। जब हार्मफुल केमिकल को हमारी कंक्रीट एक्सपोज रहेगी तब हम कवर की थिकनेस को बढ़ा देंगे, तो ये वाली स्टेटमेंट भी सही है। भाई कवर की आपने थिकनेस बढ़ा दी तो हमारी कंक्रीट क्या कर दिया आपने? सेव कर दी। तो इसके अंदर तीनों स्टेटमेंट सही है। ये चीज़ आप याद कर लो भाई, जब सरिया ख़त्म होएगा, स्टील मतलब रीइंफोर्समेंट ख़त्म होएगी, तो 25 mm का कवर या फिर 2 टाइम डायमीटर का कवर। और इन जनरल अगर आप कवर की बात करो तो कितना प्रोवाइड करोगे? 20 mm का, या फिर जो भाई हमारे सरिये का डाया है उसके बराबर। यानी कि 20 mm वाला तो क्या हो गया भाई उस सरिये के चारों ओर, और 25 mm वाला क्या भाई जब सरिया ख़त्म होएगा एंड में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीम दे रखी है 250 बाई 460 की, लिमिट स्टेट मूवमेंट है उसके ऊपर 146 किलो न्यूटन मीटर का। M20 कंक्रीट और Fe415 स्टील हमने यूज करी है। स्टील रीइंफोर्समेंट का एरिया कितना होगा?
तो एरिया ऑफ स्टील हम कैसे निकालेंगे, हमारे को बेंडिंग मोमेंट दे ही रखा है और Fe415 स्टील है, तो उसके लिए फॉर्मूला हम क्या यूज़ करते हैं, बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू क्यू इंटू BD²। ये हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। और जो क्यू की वैल्यू होती है Fe415 के लिए कितने लेते हैं, 0.138 FCK। और 250 वाली स्टील होती तो कितने ले लेते, 0.148 FCK ले लेते। और Fe500 होती तो कितने ले लेते, 0.134 FCK। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो अपने को याद रहता है भाई, मूवमेंट किसके बराबर होता है, क्यू इंटू BD²। और क्यू की वैल्यू क्या होती है, 0.148 FCK, 0.138 FCK, 0.134 FCK। तो Fe415 के हिसाब से हमें डायमेंशन दे रखा भाई, विड्थ कितनी है उसकी 250, डेप्थ कितनी है 460, बेंडिंग मूवमेंट कितना रजिस्टर करना उसको 146, हम एरिया निकाल सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ इस चीज़ के अंदर भाई, मूवमेंट तो हमें पता ही है, वाली चीज़ें पता, तो ये वाला तो यूज़ नहीं होगा इसके अंदर। और इसको अगर हम उसके स्टील के टर्म में लिखना चाहे तो स्टील के टर्म में कितना लिखेंगे, स्टील के टर्म में हम ऐसे लिख देंगे 0.87 FY एरिया ऑफ स्टील ब्रैकेट में D-XU/3। अब ये वाला क्वेश्चन LSM का है और इसके अंदर जो XU होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी आपको पता ही, हम कितनी लेते हैं 0.53, 0.48, 0.46। तो 415 के लिए हम कितनी लेंगे 0.48D। XU की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.48D। अब वो आप इसके अंदर पुट करोगे, डेप्थ आपको पता ही है, और ये किसके इक्वल है 146 का, ये किसके इक्वल है 146 इज इक्वल टू 0.787 FY एरिया ऑफ स्टील D-XU/3। इसके अंदर आप पुट करोगे भाई टेंशन वाली साइड से जो बेंडिंग मूवमेंट का फॉर्मूला लिख दिया आपने, बेंडिंग मूवमेंट आपको पता ही था 146 का रजिस्टर करना है, एरिया ऑफ स्टील आपका आ जाएगा बैलेंस सेक्शन के लिए। तो इस वाले क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते थे। SSC JEE लेवल का ये क्वेश्चन था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर परमिएबिलिटी मेथड इज यूज टू डिटरमाइन। एयर परमिएबिलिटी जो मेथड होता है उससे हम क्या निकालते हैं, जो फाइनेस ऑफ सीमेंट होती है वो निकालते हैं। और किससे निकालते हैं भाई, जो सीव करते हैं हम 90 माइक्रोन की सीव है उससे भी हम फाइनेस को निकालते हैं, और एयर परमिएबिलिटी वाले मेथड से भी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन आर करेक्ट फॉर द लेटरल टॉर्सनल बकलिंग ऑफ ए आई सेक्शन बीम। जो आई सेक्शन की बीम है भाई, इस टाइप से कुछ आपकी बीम रहेगी, इसको साइड से देखते हैं, ये आपकी बीम है, ठीक है। तो क्या है, लेटरल वो लगेगा इसके ऊपर, साइड से देखेंगे तो बीम कुछ ऐसी दिखाई देगी, ये आपकी आई सेक्शन की बीम है। लेटरल टॉर्सनल का मतलब भाई इस तरीके से यहाँ पे इस पर फोर्स लगेगा, बीम आपकी ऐसे डिफ्लेक्ट होएगी, और साथ साथ इसको आप ऐसे घुमा भी दोगे, साथ साथ ऐसे घुमा भी दोगे, यानी ट्विस्ट कर दोगे, यानी कि मरोड़ दोगे, जैसे किसी का हाथ पकड़ के मरोड़ते हैं, तो उस टाइप से आपने इसको मरोड़ भी दिया, तो ट्विस्टिंग टॉर्सनल भी लग रहा है और लेटरल डायरेक्शन में इसमें डिफ्लेक्शन भी आ रहा है, तो ये बकल भी कर जा रही है। तो इस टाइप की बीम है, उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट है, तो बताते हैं कौन सी सही है। तो पहली स्टेटमेंट, बीम इज इनिशियली डिस्टोर्टेड। स्टार्टिंग में बीम डिस्टोर्टेड होती है जी, नहीं ऐसा नहीं होता, स्टार्टिंग में बीम डिस्टोर्टेड नहीं होती भाई, आई सेक्शन है तो भाई हमारी बीम अनडिस्टोर्टेड रहेगी, जो सही शेप है वही रहेगी। बाद में जब उसको हम ट्विस्ट करेंगे और वो लेटरल बकलिंग करवाएंगे उसकी, तब जाके वो डिस्टोर्टेड होएगी। बिहेवियर इज इलास्टिक, इलास्टिक बिहेवियर हम कंसिडर करते हैं। इट इज़ लोडेड विद इक्वल एंड अपोजिट एंड मूवमेंट इन द प्लेन ऑफ द वेब। जो वेब का प्लेन होता है उसके अंदर इक्वल और अपोजिट एंड मूवमेंट इसके ऊपर हम लोड करते हैं, तो दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट सही है। बाकी लेटरल टॉर्सनल बकलिंग क्या होती है आपको इतना आइडिया होना चाहिए, वो मेरे हिसाब से जो मैंने शुरू में डायग्राम बनाया था उससे आइडिया आपको हो गया था, इतना डीप में नहीं जाना इसके अंदर, बस पता होना चाहिए लेटरल टॉर्सनल बकलिंग क्या होगी। ऊपर ऊपर से आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसका आंसर देने के लायक होने चाहिए बस। अगला क्वेश्चन, इन एन एक्सकेवेशन 3000 क्यूबिक मीटर ऑफ कॉमन अर्थ फॉर ए कनाल प्रोजेक्ट 6 मैन कैन बी इफेक्टिवली एम्प्लॉयड ऑन दी जॉब। भाई 3000 क्यूबिक मीटर मिट्टी के लिए 6 आदमी लगा रखे हैं, एक आदमी एक दिन में 100 क्यूबिक मीटर का काम करता तो कितने दिन में काम होएगा भाई, 6 आदमी है, एक दिन में 100 का काम, यानी एक दिन में 600 का काम होते हैं, 3000 का काम करना तो 6 पंजे 5 दिन में काम हो जाएगा अपना पूरा। तो ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, कुछ इसमें सॉल्व भी नहीं करना था। अगला क्वेश्चन, द प्रोजेक्ट प्लान फॉर ए कंस्ट्रक्शन। भाई कंस्ट्रक्शन प्लानिंग के क्वेश्चन आ गए, SSC JEE में आने के चांस कम ही हैं, लेकिन ये वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं भाई, अगर आपने पहले पढ़ भी नहीं रखा ना कुछ तो भी आप कर दोगे, जनरल जो आपकी बेसिक नॉलेज है, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो मान लो कल को आ भी गया ये क्या कि भाई CPM पार्ट वाला थोड़ा बहुत तो क्वेश्चन आते ही हैं, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग वाले में, तो देख लेते हैं इसको। पहली स्टेटमेंट,
क्लियरली डिफाइन द प्रोजेक्ट स्कोप ऑफ द वर्क, इट ब्रेक डाउन प्रोजेक्ट ऑब्जर्वेशन इनटू क्लियर आइडेंटिफिएबल अटेनेबल एंड वेरीफिएबल गोल। प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं भाई, प्लानिंग में आपको ये पता होना चाहिए ना आपका गोल क्या, आप प्लानिंग किस चीज़ के लिए कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, फिर उस पूरे काम को आप छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दोगे। क्लियर आपका पता होगा भाई ये वाला आपको कितने दिन में काम करना भाई, वेरीफिएबल गोल होंगे आपके। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द क्रिटिकल एक्टिविटी दस एनेबल मैनेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट बाय एक्सेप्शन। दूसरी स्टेटमेंट में कह रहा है भाई हम क्रिटिकल एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन जो प्रोजेक्ट प्लानिंग होती है उसके अंदर ये वाली चीज़ इंक्लूड नहीं होती। उसके अंदर केवल भाई आपको स्कोप ऑफ वर्क देखना है, उसको क्लियर आप ऑब्जेक्टिव के अंदर अलग अलग हिस्सों में आप उसको डिवाइड कर दोगे। और तीसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, जो कोऑर्डिनेशन है, इट प्रोवाइड द बेसिस फॉर कोऑर्डिनेशन द एफर्ट ऑफ क्लाइंट, कंसल्टेंट, आर्किटेक्ट, डिजाइनर, क्वांटिटी सर्वे स्पेशलिस्ट, सप्लायर, कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोजेक्ट स्टाफ। भाई जो ये भाई स्टाफ हो गया, क्लाइंट हो गया, कंसल्टेंट हो गया, इनको आपस में कोऑर्डिनेशन करने में मदद मिलती है प्लानिंग की वजह से। तो तीसरी स्टेटमेंट सही है, पहली और तीसरी इसमें सही है, दूसरी वाली गलत है। तो भाई प्लानिंग क्या होती है, हम ऑब्जेक्टिव पता करेंगे प्रोजेक्ट के, टास्क बताएंगे भाई ये टास्क हमें पूरे करने हैं, जॉब दैट मस्ट बी परफॉर्म, डिटरमाइनिंग द रिक्वायरमेंट फॉर मटेरियल मैन पावर, ये निकाल लेंगे भाई हमें कितना मटेरियल चाहिए, कितना मैन पावर चाहिए। प्लानिंग में ये सारी चीज़ें आती हैं। और भाई ड्यूरेशन किस किस एक्टिविटी में कितनी ड्यूरेशन लगेगी, तो पहली और तीसरी स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट कवर्ड इन द प्रोजेक्ट नेटवर्क एनालिसिस। प्रोजेक्ट नेटवर्क एनालिसिस के अंदर क्या चीज़ नहीं होती, तो मेजरमेंट बुक प्रोजेक्ट नेटवर्क एनालिसिस का पार्ट नहीं है। मेजरमेंट बुक जो होती है वो क्या होती है भाई, ठेकेदार जो काम कर देता है जेई उसको मेजरमेंट बुक में यानी कि एमबी बुक बोलते हैं इसको, उसके अंदर चढ़ाता है काम को, तब उसका बिल बनेगा और बिल फिर उसका पास वगैरह होता है, आगे प्रोसेस होता है। तो मेजरमेंट जो बुक होती है वो बिलिंग का पार्ट होती है, ठीक है। नेटवर्क एनालिसिस यानी कि प्रोजेक्ट प्लानिंग वगैरह का पार्ट नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर द नेटवर्क क्रिटिकल पाथ। जो क्रिटिकल पाथ है उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं। बाकी क्रिटिकल एक्टिविटी कौन सी होती है, ऐसी एक्टिविटी भाई जिसके लिए एक्स्ट्रा टाइम आपके पास अवेलेबल नहीं हो, भाई 0 टाइम चल रहा है, भाई आपको 2 दिन का टाइम तो 2 दिन में वो करनी पड़ेगी, वो क्रिटिकल पाथ वाली एक्टिविटी हो गई। तो पहली स्टेटमेंट, पाथ ऑफ द क्रिटिकल एक्टिविटी विच लिंक द स्टार्ट एंड एंड इवेंट इज कॉल्ड द क्रिटिकल पाथ। भाई सारी क्रिटिकल एक्टिविटी को आपस में जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, क्रिटिकल पाथ बन जाएगा, सही बात है। 0 फ्लोट होता है, 0 स्लैक होता है, ये भी सही बात है। सम ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटी अलोंग ए क्रिटिकल पाथ गिव द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। जितनी भी ये क्रिटिकल एक्टिविटी है क्रिटिकल पाथ के अलोंग, अगर उनका आप टाइम पीरियड ऐड कर दो तो आपको किसका टाइम मिल जाएगा भाई, प्रोजेक्ट को पूरा होने में कितना टाइम लगेगा। तो चारों स्टेटमेंट सही हैं। अगला क्वेश्चन, बाकी ये सीपीएम पार्ट के क्वेश्चन है, आने के चांस कम ही है आपके पेपर में। अगला क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट फ्लोट इज द टाइम अमाउंट ऑफ टाइम बाय विच द स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी में बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग दी। भाई इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या होता है, भाई किसी भी एक्टिविटी को के टाइम को आप किससे ज़्यादा डिले कर दो कि उसके ऊपर फर्क ना पड़े। तो किसके ऊपर फर्क ना पड़े, जो पिछली एक्टिविटी है उसके ऊपर भी फर्क ना पड़े, जो अगली एक्टिविटी है उसके ऊपर भी फर्क ना पड़े, और जो आपका पूरा प्रोजेक्ट है उसके ऊपर भी फर्क ना पड़े। तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं हम, इंडिपेंडेंट फ्लोट। उस चीज़ को क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट फ्लोट। इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या होता है भाई, जो अगले वाली एक्टिविटी है आप उसको कितने ज़्यादा से आप उसको लेट करवा सकते हो, या फिर भाई लेट करो कह लो या जल्दी कह लो, और जो पिछले वाली एक्टिविटी है उसको भाई आप कितने जल्दी या लेट करवा सकते हो, उस चीज़ को हम इंडिपेंडेंट फ्लोट बोलते हैं, और उससे किसी के ऊपर फर्क ना पड़े। अगला क्वेश्चन, आपको वो बताना क्रिटिकल पाथ की ड्यूरेशन कितनी होएगी। तो क्रिटिकल पाथ निकालना होता है जो इसके अंदर प्रोसीडर और सक्सेसर दे रखी होती है उसके हिसाब से। बाकी जो इसका नेटवर्क डायग्राम बनाना होता है वो हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि भाई ऑब्जेक्टिव पेपर में नेटवर्क डायग्राम बनाना आपसे नहीं बोलेगा। लेकिन क्रिटिकल पाथ कैसे निकालना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। डायग्राम इन्होंने बना रखा होगा, देखो डायग्राम बना रखा है ना इन्होंने पहले से। और जो एक क्रिटिकल पाथ होता है वो क्या होता है, अगर आपको डायग्राम दे रखा हो ना, तो जो सबसे लंबे वाली लाइन होएगी यानी कि जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा होगा वो आपका क्रिटिकल पाथ हो जाएगा। अब अलग अलग देख लेना, जैसे ए वाला है, ए के ऊपर 10 लिखा हुआ, 10, 8 और 5 कितना हो गया, 8 और 5 13, 13 और 10 23, तो 23 दिन इसका वो हो गया क्रिटिकल या प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन हो गई। अब अगर इससे ज़्यादा वाला कोई हो तो उसको देख लो भाई, बी के अंदर कितना 9, फिर ई में 7, 9 और 7 16, 16 और 5 21, तो 23 से कम, सबसे ज़्यादा वाला 23 है।
तो इस तरीके से आपको भाई प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन निकालनी है, और जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है वो सारी क्रिटिकल एक्टिविटी हो जाती हैं, तो इतना ध्यान रखना इसमें। बाकी इतने अंदर जाएगा नहीं CPM पार्ट के अंदर वो, बाकी आपको नॉलेज होनी चाहिए भाई क्रिटिकल एक्टिविटी क्या होती है, कैसे निकालते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन द कंस्ट्रक्शन मैनेजर कैन अचीव द प्रोजेक्ट गोल। अच्छा, प्रोजेक्ट गोल को अचीव करने के लिए जो हमारा मैनेजर होता है वो क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करता है। तो ऑप्शन देखते हैं, एनविजनिंग द टास्क अहेड, भाई आगे और क्या काम करना पड़ेगा उसको, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। सही बात है भाई, उसको यही नहीं पता भाई फाउंडेशन बना दिया, अब सब स्ट्रक्चर बनाना है या सुपर स्ट्रक्चर बनवाना है, या भाई शटरिंग मंगवानी है, कंक्रीट कितनी मंगवानी है, तो वो सारी चीज़ें तो जो कंस्ट्रक्शन मैनेजर होता है उसको देखना पड़ेगा ना। दूसरा ऑप्शन, सेटिंग द टारगेट एंड मॉनिटर द परफॉर्मेंस, टारगेट सेट करेगा और परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेगा। तो ये भी सही बात है भाई, आज कितनी कंक्रीट लगी, कितनी लगनी चाहिए थी, तो पूरे प्रोजेक्ट का अपने को देखना पड़ता है। तीसरी स्टेटमेंट, मोटिवेट द वर्कफोर्स, भाई मोटिवेट भी करेगा। बिल्डिंग द लाइन सुपरवाइजर टीम, भाई सुपरवाइजरों की जो पूरी बिल्डिंग लाइन टीम है उसको भी बनाएगा वो। तो ये चारों ऑप्शन जो कंस्ट्रक्शन मैनेजर जो मैनेजर काम करता है उससे रिलेटेड सही है। भाई जो आपका प्रोजेक्ट होता है ना उसमें ये सब होते हैं भाई, आपके इंजीनियर हो गए, फिर मैनेजर आ गए, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर आ गया, फिर ये कंस्ट्रक्शन मैनेजर वगैरह आ गए, फिर भाई ऊपर की मैनेजमेंट आ जाती है, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह या एक्स्ट्रा और स्टाफ जो हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉस्ट ऑफ मशीन इज 20 लाख, परचेज अंडर द इंस्टॉलमेंट, कंपनी हैज़ टू पे 25% ऑफ द कॉस्ट एट द टाइम ऑफ परचेज एंड रिमेनिंग अमाउंट इन 10 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 2.5 लाख। भाई कोई 20 लाख की मशीन थी, 25% उसने हाथों हाथ दे दिया, भाई 5 लाख उसने हाथों हाथ दे दिए, ठीक है। बचे हुए जो पैसे हैं वो 10 किस्तों में दे रहा है, 2.5 लाख की, यानी कितनी हो गई 2.5 लाख की 10 किस्त, 25 लाख की टोटल वो किस्तों में पैसे देगा। 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कंपाउंड एनुअली, तो प्रेजेंट वर्थ तो मशीन कितनी होगी। अगर आपको उसकी प्रेजेंट वर्थ निकालनी है तो जो वो 25 लाख रुपए किस्तों में देने लग रहा है ना, उस 25 लाख को प्रेजेंट वैल्यू में निकाल लोगे तो 25 लाख रुपए उसने किस्तों में दिए। जो ए है, ए क्या हो गया, जो भाई किस्तों में पैसे दे रहा है वो, आई हो गया इंटरेस्ट का रेट, एन हो गया टाइम पीरियड, भाई 10 साल का टाइम पीरियड है, तो प्रेजेंट अमाउंट हमारा कितना आ जाएगा, 11 लाख रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 11 लाख रुपये। भाई ये 25 लाख रुपए तो बाद में दे रहा है ना किस्तों के अंदर, अगर आज के हिसाब से देखें तो उसने कितने रुपए दिए, 11 लाख रुपए दिए, और हाथों हाथ उसने कितने दे दिए, 5 लाख रुपए उसने हाथों हाथ दे दिए। तो आज के हिसाब से उसको मशीन कितने की पड़ गई, उसको मशीन पड़ गई भाई 16.5 लाख के करीब, 16.25 लाख के करीब की। तो EMI पे लेने का उसको फ़ायदा हो गया ना। अगर भाई आप कोई गाड़ी वगैरह खरीद रहे हो, मशीन खरीद रहे हो और कुछ खरीद रहे हो, तो इस वाले फॉर्मूले से आप देख सकते हो भाई, अगर EMI पे उसको हम खरीदने लग रहे हैं तो प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से अपने को कितने की पड़ गई। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है भाई, अमाउंट 1 + i रेज़ टू द पावर n - 1 डिवाइड बाई i 1 + i रेज़ टू द पावर n। याद कर लेना इस फॉर्मूले को लिख के। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग के अंदर ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन पिछली बार भी आए थे, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग से बढ़िया क्वेश्चन देते हैं SSC JEE मेंस के अंदर। तो 1 + i रेज़ टू द पावर n - 1 डिवाइड बाई i 1 + i की पावर n। तो 25 लाख रुपये अभी के हिसाब से 11 लाख, और 5 लाख हाथों हाथ दे दिए तो 16.25 लाख की उसको मशीन पड़ गई। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर करेक्ट फॉर डिटरमाइनिंग द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ए बिड प्राइस। जो बिड प्राइस के रिलेटेड स्टेटमेंट है वो देखनी है और आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करनी है। तो पहला ऑप्शन, जो बिड प्राइस होता है वो क्या होता है भाई, डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट प्लस मार्कअप अमाउंट। जो बिड प्राइस क्या हो गया भाई, मान लो आप ठेकेदार हो, कहीं पे रोड बनने लग रहा है, तो आप जो टेंडर भरोगे तो किसके हिसाब से भरोगे भाई। मान लो डायरेक्ट कॉस्ट भाई मटेरियल की, लेबर की, वो तो हो गई आपकी डायरेक्ट कॉस्ट भाई, 1 करोड़ रुपये वो हो गई। इनडायरेक्ट कॉस्ट भाई, ओवरहेड कॉस्ट भाई 10-15% मिसलेनियस में या छोटे मोटे आइटम में चला जाएगा, 10-15 लाख वो लगा लो। और मार्कअप अमाउंट भाई, जो आपका कमीशन हो गया भाई 10% 20%, तो उस हिसाब से आपने टेंडर डाल दिया 1.5 करोड़ के हिसाब से, तो ये बिड प्राइस हो गया इसका। सही बात है। दूसरी स्टेटमेंट, जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है उसके अंदर क्या आएगा, डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आएगा भाई प्लांट की कॉस्ट, मशीनरी की, जो आदमियों की कॉस्ट है वो आ जाएगी। लेकिन जो ओवरहेड कॉस्ट है वो अलग होती है, वो इसके अंदर नहीं आएगी। वो किसके अंदर आएगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर। वो किस में आएगी, इनडायरेक्ट में। फिर आता है मार्कअप अमाउंट। मार्कअप अमाउंट क्या होता है भाई, प्रॉफिट, कंटीजेंसी, अलाउंस फॉर रिस्क और जनरल ओवरहेड, ये सब किसके अंदर आएगा, मार्कअप अमाउंट में।
मार्कअप अमाउंट मैंने क्या बताया भाई, जैसे आपने अपना 20% एक्स्ट्रा बता दिया भाई, 1 करोड़ का प्रोजेक्ट था, 20% आपको फ़ायदा भी तो होना चाहिए भाई। जो प्रॉफिट हो गया, कंटीजेंसी भाई छोटे मोटे रिस्क वगैरह होते हैं उसके अंदर चला गया, तो वो सारी चीज़ें मार्कअप अमाउंट में चली जाती हैं। तो दूसरी स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ओवरहेड कॉस्ट जो होती है डायरेक्ट कॉस्ट में नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसोर्स स्मूथनिंग इज, तो रिसोर्स स्मूथनिंग के अंदर हम क्या करते हैं? रिसोर्स स्मूथनिंग के अंदर हम रिसोर्सेज को एडजस्ट करते हैं। रिसोर्स स्मूथनिंग के अंदर हम रिसोर्स को एडजस्ट करते हैं विदाउट अफेक्टिंग दी प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन के ऊपर हम कोई इफेक्ट नहीं आने देते। भाई आपका कोई प्रोजेक्ट चलने लग रहा है, आपने देखा भाई जनवरी के अंदर तो क्या है, आपकी 10 एक्सकेवेटर चल रहे हैं, फरवरी के अंदर पता चला 4 एक्सकेवेटर चल रहे हैं, 6 खाली बैठे हैं। तो रिसोर्स को आप इक्वली इस तरीके से बांटोगे कि भाई उस प्रोजेक्ट में मान लो भाई फरवरी में 4 एक्सकेवेटर चल रहे थे, जनवरी में 10 चल रहे थे, तो भाई जनवरी में भी एवरेज 6 या 7 की डिमांड आई, फरवरी में भी 6 या 7 की डिमांड आई, और भाई जो आपकी बची हुई मशीनरी है 3-4 मशीन, वो आपने अपने दूसरे प्रोजेक्ट में भेज दी। तो जो रिसोर्स को आप एडजस्ट करोगे प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को बिना इफेक्ट करे हुए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिसोर्स स्मूथनिंग। तो ठीक है दोस्तों, आज इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। PDF इसकी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल ही जाएगी। थैंक यू।